जय हिंद सभी भाइयों को। आज हम राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित कुछ और नए प्रश्नों को करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना होती है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो हैं वो भी आज की इस क्लास में सम्मिलित हैं। तो हमारा पहला प्रश्न राष्ट्रपति टॉपिक से ही संबंधित है कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। तो आप लोगों को कल भी बताया गया था कि जो कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ऐसा अनुच्छेद 53 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो होगा वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की कार्यपालिका की शक्तियाँ जो हैं वो किस में निहित होती हैं? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें कि प्रधानमंत्री जो है ये किस अनुच्छेद में आता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इन दोनों को जब आप अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 को कंबाइन करके पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि अनुच्छेद 74 में क्या है, अनुच्छेद 75 में क्या है। और अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 जो होता है ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 75 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 75 जो है, अनुच्छेद 75 कहता है अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एक विकल्प हमारा रहता है संसद जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है। संसद हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है। और अनुच्छेद 80 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात है और अनुच्छेद 81 जो है ये लोकसभा से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है या संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप सीख पाए होंगे और समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? अब इसमें ऑप्शन में दिया है रक्षा मंत्री, आर्मी स्टाफ का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इन सभी विकल्पों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में सभी रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर, वैसे अगर देखें तो प्रत्येक जो है सेना का एक प्रमुख होता है, प्रत्येक सेना का एक प्रमुख होता है। लेकिन इन तीनों सेनाओं को मिला करके जो एक व्यक्ति होता है जिसको आप जो है सर्वोच्च कमांडर कहते हैं, ये सर्वोच्च कमांडर जो है ये राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की आवश्यक योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं भारत के राष्ट्रपति की? तो पहली योग्यता होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये योग्यता जो है राष्ट्रपति की होती है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी राष्ट्रपति की योग्यता होती है।
लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक ये विकल्प दिया गया, दूसरा विकल्प दिया गया वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन पाएगा जो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ये विकल्प बिल्कुल भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ जो चौथा विकल्प ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो। तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो ये उसकी अयोग्यता नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो है योग्यताएं रखता है तो उसमें यह योग्यता नहीं आती है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये ज़रूर पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो या संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये कहा जाता है। बाकी ये नहीं कहा जाता है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और अब अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार की अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार की अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है? कहने का मतलब अगर आपको राष्ट्रपति के पद के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में घोषित होना है तो आपकी अधिकतम, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे यहाँ पर न्यूनतम पूछ लिया जाता कि भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो वो निर्धारित की गई है 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ पर अधिकतम आयु पूछ रहा है और अधिकतम आयु जो है राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी निर्धारित नहीं है। किसी भी आयु का व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल होता है। तो यहाँ पर आयु मैटर नहीं करती है, आपकी आयु कितनी है, बशर्ते आप 35 वर्ष के हों और आप जो है राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अधिकतम जो है आयु राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका मतलब कि कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। अधिकतम आयु सीमा कोई भी निर्धारित नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। अब अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मनोनयन के द्वारा होता है, या कोई प्रावधान इसके संविधान में नहीं दिए गए हैं। तो इस विकल्प का जो सही जवाब होगा वो होगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और अप्रत्यक्ष के साथ साथ इसमें और जोड़ा जाता है कि आनुपातिक जो है अप्रत्यक्ष तरीके से जो होगा, और इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से वे जो है व्यक्ति चुने जाते हैं जो किसी जो प्रतिनिधि के द्वारा वोट किए जाते हैं। प्रतिनिधि का मतलब जैसे हमने जो है सांसद को वोट दिया, लोकसभा का जो सांसद था, लोकसभा का सांसद जो है वो राष्ट्रपति को वोट करेगा, तो लोकसभा का जो सांसद है ये जो है हमारा प्रतिनिधि हुआ, और इसके वोट देने से राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने प्रस्तावक एवं कितने अनुमोदक आवश्यक हैं वर्तमान समय में? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो प्रस्तावकों की संख्या भी 50 है, अनुमोदकों की संख्या भी 50 है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाने का पहला तरीका जो है तो वो तो यही है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए। कार्यकाल पूरा होने पर वो अपना पद खुद जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी जो है पद पर ही मृत्यु हो जाए,
ऐसी कंडीशन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा विकल्प होता है, जिस विकल्प को हम कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और इसमें यही पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन इसमें महाभियोग तो कहीं दिया नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। लोकसभा के द्वारा ये भी गलत, लोकसभा के द्वारा ये भी गलत हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जाएगा। और महाभियोग प्रक्रिया जो है वो संसद से आरंभ होती है। महाभियोग प्रक्रिया जो है वो संसद से आरंभ होती है, मतलब उसकी पहल जो है वो संसद में की जाएगी, संसद से प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद जो है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति की शपथ का आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत जो है शपथ ग्रहण करता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर प्रश्न में ही एक चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा इसमें आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 60, और अनुच्छेद 60 आपके किस विकल्प में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात प्रश्न संख्या 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 60 अनुच्छेद 60 दिया है, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा और इसमें अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57, तो अनुच्छेद 57 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है, अर्थात राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है। पुनर्निर्वाचन का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो उसको दोबारा भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में कितनी भी बार, कोई भी इसमें प्रतिबंध नहीं है, भारत में किसी व्यक्ति को कितनी भी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है जीवन पर्यंत जो है 2 बार ही राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। 2 बार के अतिरिक्त कभी भी जो है वो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त नहीं होगा। तो अनुच्छेद 57 में ये सब वर्णन किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 60 तो आपने देख ही लिया कि जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो अनुच्छेद 60 भी आप देख लिए हैं। अब आ जाता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 61 में की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 54 आ जाता है। तो अनुच्छेद 54 आपने पिछली क्लास में भी देखा था कि अनुच्छेद 54 में जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति जो है वो मत देंगे। मत देने का मतलब कौन कौन व्यक्ति वोट देंगे। तो ये भी आपको कल या पिछली क्लास में बता दिया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब वे व्यक्ति जो निर्वाचित हुए हैं, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया गया है, और संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे। तो ये अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, शपथ की बात कर रहा था, तो शपथ जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव। अब यहाँ पर जो महाभियोग प्रस्ताव है ये जब सदन में पारित होगा या सदन में प्रस्तुत होगा, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो अगर उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करना है तो न्यूनतम कितने सदस्यों के जो है हस्ताक्षर होने चाहिए या न्यूनतम कितने लोगों के मत उस पर पड़ने चाहिए। तो पहला विकल्प है सदन में मौजूद और मतदान करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का 2/3। इसके अलावा सदन के कुल सदस्यों का 2/3। तो इस प्रश्न का बिल्कुल जो है सही जवाब यही होगा कि जितने भी सदन के कुल सदस्य हैं, सदन के कुल सदस्यों का 2/3 जो व्यक्ति होंगे वो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो राष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव के या महाभियोग प्रक्रिया के बाद जो है अपने पद को रिक्त कर देगा। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में कुछ व्यक्तियों को मनोनीत करता है और लोकसभा में भी कुछ व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में कुल 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है और लोकसभा में कुल 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता था। क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो ये 2 व्यक्ति हमारे संसद में मौजूद हैं, लेकिन अब जो अगला निर्वाचन होगा 2024 में, तो 2024 में इन व्यक्तियों की चर्चा नहीं होगी क्योंकि इसको संविधान संशोधन के द्वारा इस आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को जो है संसद से हटा दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति अभी तक कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता था संसद में, तो 14 व्यक्ति। तो यही 14 व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होंगे। बाकी शेष जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के व्यक्ति बचते हैं वो सभी संसद के निर्वाचक मंडल के या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों का 2/3। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है संविधान के मतलब किस देश के संविधान से लिया गया। ये कहा गया कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये किस देश के संविधान पर आधारित प्रक्रिया है। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है वैसे ही हमारे भारत में भी चलती है। इसके अलावा अगर रूस की आप बात करेंगे तो रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। रूस से जो है वो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में जो है लागू किए गए थे। और आयरलैंड की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे जिनको आप DPSP कहते हैं। DPSP जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका बसता है। दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान में कैसे संशोधन होगा ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आप समझ पाओगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किस सदन में प्रारंभ की जाती है। मतलब अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना है तो पहले वो लोकसभा में विधेयक जाएगा या राज्यसभा में जाएगा या संसद के किसी भी सदन में जा सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से लागू की जाती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो यहाँ पर दोनों भी जो है दोनों जगहों में से कहीं भी जो है महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो है इसको प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। मतलब ये कहा गया है कि अगर आपातकाल राष्ट्रपति को घोषित करना है तो वो किस किस परिस्थिति में जो आपातकाल घोषित करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए और आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि जो आपातकाल होते हैं ये राष्ट्रपति घोषित करते हैं। आपातकाल जो है ये राष्ट्रपति घोषित करते हैं, इस बात को आप
ध्यान रखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि आपातकाल कब कब घोषित किया जा सकता है, किस स्थिति में घोषित किया जा सकता है। तो पहला विकल्प दिया गया है कि प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर, तो ये बात गलत है। प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ये जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री तथा उसका जो मंत्रिमंडल है वो लिखित रूप में राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन करेगा या सिफारिश करेगा, तभी जो है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे। अपने मानव जो है विवेकाधिकार से वो जो है आपातकाल की उद्घोषणा नहीं करेंगे। और संसद का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है वही जो है लिखित रूप में राष्ट्रपति को सलाह देगा, तभी जो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 का बी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसमें देखना है हमें ये कि राष्ट्रपति पद के लिए जो पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता था, तो वो दोबारा फिर से जो है राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल है। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसमें पहला विकल्प है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 तो आपको ज्ञात होगा कि अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये विकल्प तो राष्ट्रपति से संबंधित है या राष्ट्रपति के होने से संबंधित है। और दूसरा विकल्प दिया गया अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में आपको ज्ञात होगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ दी गई हैं कि किस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो तीनों ही विकल्प जो है अलग अलग स्पष्ट कर दिए गए हैं। तो लास्ट विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है, कितने भी बार जो है वो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब राष्ट्रपति बहुत सारे व्यक्तियों को नियुक्त करता है, तो इसमें विकल्प दिए गए, इसमें से हमें देखना है कि किसको किसको नियुक्त करता है। तो पहला दिया भारत के महान्यायवादी को, तो इसको नियुक्त करता है। ये भारत सरकार का वकील होता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, इसको भी नियुक्त करता है। और राज्यों के राज्यपाल को, इनको भी नियुक्त करता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल हो उन सभी को जो है राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में किसी जो है महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता। फिर नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्त नहीं होता है। इस जो है बात पर आप जोर देंगे। क्या कहा गया है कि नियुक्त नहीं होता है। कौन सा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो पहला विकल्प दिया है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सेना के प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाए कि सेना का जो प्रमुख होता है इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त करता है। इसके अलावा जो हमारा विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये जो विकल्प बचता है लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है और लोकसभा के सदस्य ही उसे जो है नियुक्त करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष। यानी लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है, बाकी मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त होता है, सेना प्रमुख भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ पाए होंगे आप। और अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। फिर नियुक्ति से ही संबंधित है, तो किसको किसको नियुक्त किया जाता है आप ये देख लें। तो सबसे पहले आ जाता है
वित्त आयोग के सदस्य को। तो जो हमारा वित्त आयोग होता है उसके सदस्य हों चाहे वित्त आयोग के अध्यक्ष हों, उसको राष्ट्रपति ही जो है नियुक्त करेगा। इसके अलावा संघ के राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री को। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि हमारे भारत में कुछ तो स्वतंत्र राज्य हैं और कुछ जो है संघ शासित प्रदेश हैं, जिनको आप केंद्र शासित कहते हैं, संघ शासित या केंद्र शासित कहते हैं। तो जो राज्य होते हैं, राज्य जो होते हैं, इनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। लेकिन जो जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, यहाँ जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आप ध्यान रखेंगे कि संघ शासित क्षेत्रों में यानी संघ राज्य क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। उसके अलावा कहा गया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इसके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। अर्थात ऐसा हम कह लें कि संसद के सभी सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में होते हैं। संसद के सभी सदस्य उसमें निर्वाचित भी हो सकते हैं और मनोनीत भी हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक, मान लो कि कोई विधेयक है जो लोकसभा में पारित हो गया है, और पारित होने के बाद यदि जो है राष्ट्रपति लोकसभा पुनर्विचार हेतु लौटाता है। मतलब कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे देखता है और उसे जो है पुनर्विचार के लिए जो है लोकसभा के पास जो फिर वापस कर देता है, या लोकसभा उसे जो है लोकसभा के पास वापस करता है। लोकसभा बिना कोई परिवर्तन किए, लोकसभा उस विधेयक में बिना कोई परिवर्तन किए पुनः जो है राष्ट्रपति को वो विधेयक भेज देती है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होंगी? तो पहला दिया है कि वो पुनः लौटा सकता है, दूसरा पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, तीसरा अनुमति है तो बाध्य होगा, चौथा सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। अगर लोकसभा के द्वारा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाता है, तो पुनर्विचार के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। ना तो उसको जो है पुनः लौटा सकता है, ना तो स्पष्टीकरण मांगेगा, ना ही जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि वो अनुमति के लिए बाध्य होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तभी आप देख रहे हैं कि करीब करीब 17 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। और अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? यहाँ पर अध्यादेश की बात की गई है। अध्यादेश को जारी करने के लिए राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में जो है अथॉराइज्ड किया गया है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि अध्यादेश की स्थिति आती कब है। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है अगर किसी विधेयक मतलब किसी चीज़ पर कानून बनाना चाहता है तो उसको अध्यादेश का सहारा लेना पड़ेगा या अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। जब लोकसभा भी सत्र में ना हो और राज्यसभा भी सत्र में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ये दिया है, विकल्प ये जो दिया है वो अनुच्छेद 123। तो राष्ट्रपति के लिए 123 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 213 की अगर हम बात करेंगे तो ये भी अध्यादेश से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पर यह अध्यादेश जो है वो राज्यपाल की शक्ति होती है, ये राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल को अगर अध्यादेश जारी करना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? तो अनुच्छेद 213।
इसके अलावा आ जाता है अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की जो है महाभियोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग का वर्णन है। इसके अलावा बचता है हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति जो है वो कितनी भी बार अपने पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, उसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। जो कि अमेरिका में दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति के पद पर जो निर्वाचित हो सकता है। तो सभी विकल्प आप देख लिए हैं कि सभी विकल्पों का सही जवाब सही सभी विकल्पों में क्या दिया है, ये सभी आप देख लिए। तो एक बार फिर से देख लें कि अनुच्छेद 23 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश की बात करता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग की बात करता है। और अनुच्छेद 57 जो है यह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करता है कि राष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आप सीख पाए होंगे और समझ पाए होंगे और कुछ नया सीखे होंगे। मेन बात यह है कि आप नया क्या सीखते हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 19 जो है वो दिया गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा या ग्रहण करेगा। तो कौन ग्रहण करेगा, तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए यहाँ पर कि हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है, हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है, इस पद के लिए ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कितने भी समय के लिए रिक्त नहीं होगा। इसीलिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त है, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के वो जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मान लो कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति दोनों जो है का पद रिक्त है, तो ऐसी कंडीशन में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, तो वही इसमें आपसे पूछ रहा है। तो अगर राष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, तो ऐसी कंडीशन में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, तो वो व्यक्ति होगा सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा हुआ भी है हमारे इतिहास में एक बार, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त थे, तो ऐसी कंडीशन में उस समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला जो थे, ये उस समय हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के कारण कुछ समय के लिए इन्होंने राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आप समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि वित्त विधेयक, क्या दिया गया है कि वित्त विधेयक पर किस व्यक्ति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। वित्त विधेयक पर किस व्यक्ति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो विधेयक होते हैं, तो विधेयकों में एक विधेयक होता है वित्त विधेयक। और कोई भी विधेयक जो संसद या मतलब संसद के किसी सदन में आए, राज्यसभा में आए, चाहे लोकसभा में आए, या सबसे पहले लोकसभा में आए, तो लोकसभा में मान लो कि कोई भी विधेयक आया है, तो वो विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं है, वो विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं है, यह निर्णय कौन लेता है, तो यह निर्णय जो है वो लोकसभा का स्पीकर का मतलब वो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है। तो इसमें यह कहा गया है कि वित्त विधेयक जो है वो किसकी पूर्व अनुमति के बाद ही जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही प्रस्तुत होगा। अर्थात वित्त विधेयक को पारित जो है पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और ध्यान रखना हमेशा कि जो है जो वित्त विधेयक होता है वो हमेशा लोकसभा में ही आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो वित्त विधेयक होता है वो हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और वित्त विधेयक से संबंधित एक बात महत्वपूर्ण और है कि वित्त विधेयक अगर लोकसभा में पारित हो गया है
और लोकसभा में पारित होने के बाद वो मान लो कि राज्यसभा के पास गया है। लोकसभा में पारित होने के बाद भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक सदन से पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाना ही जाना है। मान लो लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया है तो राज्यसभा मान लो कि उस पर हस्ताक्षर नहीं करती, उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो जो है 14 दिनों के अंदर अगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है तो 14 दिनों के बाद ये अनुमान लगा लिया जाता है, या 14 दिनों के बाद ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने भी उस विधेयक को पारित कर दिया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वित्त विधेयक में राज्यसभा की शक्ति शून्य होती है। वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की जो शक्ति है वो शून्य होती है, अर्थात वित्त विधेयक में राज्यसभा कुछ भी नहीं कर पाती है। इसके अलावा और इसमें देखें कि वित्त विधेयक मान लो राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, तो क्या राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो अगर कोई अन्य विधेयक होता तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता था, लेकिन अगर वित्त विधेयक है या संविधान का संशोधन विधेयक है तो अगर मान लो राष्ट्रपति के पास एक बार गया है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, पहली बार में ही उस पर जो अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। तो यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ें सीखी हैं। ध्यान रखेंगे कि वित्त विधेयक का निर्धारण कौन करता है, तो वित्त विधेयक है कि नहीं है तो ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा। ये कौन निर्धारित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा जो वित्त विधेयक होता है ये हमेशा लोकसभा में ही आता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में ही आता है। इसके अलावा अगर राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक नहीं पारित करती है तो उसे राज्यसभा से पारित समझा जाता है। राज्यसभा से पारित समझा जाता है कितने दिनों के भीतर? 14 दिनों तक अगर वो पारित नहीं करती है। इसके अलावा वित्त विधेयक मान लो कि राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा है तो राष्ट्रपति उस पर पहली बार में ही अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे, अर्थात राष्ट्रपति जो हैं वो वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु भी नहीं लौटा सकते हैं। बाकी कुछ साधारण विधेयक होते हैं जिनको राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। कुछ अन्य विधेयकों में राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, किंतु दोबारा साधारण विधेयकों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाया गया और दोबारा लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया है तो दोबारा फिर जो है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे या अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जो करीब 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न आपने सीखे होंगे और कुछ इसमें नया आपने देखा होगा। तो हमारी उम्मीद ये है कि आप हमेशा नया सीखते रहें और अच्छे से तैयारी करें। और संविधान जिन जिन परीक्षाओं में पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। और संविधान की तरफ से अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं या हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो संविधान की तरफ से आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, बशर्ते आप अपने जो है नोट्स तैयार करते रहें, जो भी बताया जाए उसको नोट डाउन करते रहें। और आप सभी से जो है हम अपील करेंगे और सभी से हमारा विनम्र निवेदन भी है कि कृपया हमें जो है सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का तरीका वही है कि भाई सपोर्ट करने में आप क्या करेंगे कि जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। तो देखने के लिए धन्यवाद और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।